हेलो बच्चों, आज मैं आपको बायो सेवर्ट का जो नियम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए, उसकी बात करूंगा। मैंने कई दिनों से किसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया किसी लॉन्ग टॉपिक पर, क्योंकि मेरी थोड़ी बच्चों तबियत खराब ज्यादा हुई थी। आज थोड़ा मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, तो आज हम बायो सेवर्ट नियम देखते हैं, जो कि 12th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि शायद 99% चांस है सिखाने के। तो देखते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो आप लोग जानते होंगे कि आस्टेड ने अपने एक एक्सपेरिमेंट द्वारा ये प्रूव कर दिया था, प्रमाणित कर दिया था कि जब किसी कंडक्टर में धारा बहती है, चालक में धारा बहती है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है उसके चारों ओर। तो बाद में आप जानते हैं साइंटिस्ट थोड़े सन के होते हैं, मतलब जिज्ञासु होते हैं। तो फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने बहुत सारे प्रयोग कर दिए इसके ऊपर, और किसी धारावाहिक कंडक्टर के चारों ओर जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, वो किन किन कारणों पर डिपेंड करता है, किन किन रीजन पर डिपेंड करता है, वो बताया अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा। तो ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या था। तो बायो सेवर्ट के नियम, बायो सेवर्ट के नियम। देखिए बच्चों, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करते पहले, बायो सेवर्ट के नियम से पहले। ये कंडक्टर वायर है, इसमें करंट बह रही है, ठीक। तो हम राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं लप्पड़ का नियम भी कहता हूँ। ये जो अंगूठा है, ये करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए, ये करंट की डायरेक्शन में है। फिंगर्स उस पॉइंट की ओर होनी चाहिए, जो पॉइंट पी है, जिस पर हम इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो फिंगर और जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर उस पॉइंट की ओर, एंड थप्पड़ मारो परपेंडिकुलर अंदर की ओर। अगर परपेंडिकुलर अंदर की ओर है तो हम क्रॉस से प्रेजेंट करेंगे, अगर बाहर की ओर होता है तो हम डॉट से प्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर होगा। तो इस लघु धारा खंड जो आई डेल्टा एल, डेल्टा एल इसकी लंबाई मान ली मैंने खंड की, और आर की दूरी मान ली, और आर और डेल्टा एल के बीच जो एंगल है उसको मैंने थीटा मान लिया। तो इस लघु धारा खंड आई डेल्टा एल के कारण बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, ये बायो सेवर्ट वैज्ञानिकों ने 1820 में जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले थे, ये नियम दिए थे। तो देखते हैं फर्स्ट लॉ, बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी खंड में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जितनी अधिक करंट फ्लो होगी उतना मैग्नेटिज्म पैदा होगा। सिंपल आप समझ सकते हैं इस बात को कि करंट पे डिपेंड करता है। सेकेंड, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है, इस पर डिपेंड करती है। धारा के अनुक्रमानुपाती होती है और खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना लंबा वायर लेंगे उतना अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा होगा, यानी कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा हो जाएंगे और उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। थर्ड पॉइंट, जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है दैट इज डिपेंड साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां पर थीटा एंगल डेल्टा एल और आर, यानी खंड की लंबाई और दूरी, जो बिंदु पी की खंड से दूरी है आर के बीच बने कोण के बीच एंगल होता है। डेल्टा एल और आर के बीच बने कोण की को थीटा कहते हैं। तो डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट बह रही है और मैं ठीक इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लूं कोई पॉइंट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है। और ठीक इसके आगे वायर के अथवा पीछे लूं तो यहां पर तो जीरो, यहां पे जीरो हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो जीरो पर, साइन जीरो पर चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाएगा और 180 पे भी जीरो हो जाएगा। तो खंड के ठीक सामने या ठीक पीछे चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा। थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होता है ये दूरी आर के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है, यानी अगर आप जितनी दूरी बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, बट ये स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, यानी अगर आप डिस्टेंस डबल कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आधे रह जाएगा, बल्कि जो 2 है उसके स्क्वायर का विक्रमानुपाती, यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4 रह जाएगा। तो ये स्क्वायर नियम का पालन करता है। चारों नियमों से डेल्टा बी इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा बी समानुपाती म्यू आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर,
और जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर म्यू नॉट को हम कहते हैं बेटा वायु निर्वात की चुंबकशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। तो 4 पाई आप जानते हैं, तो म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट आता है जब चारों नियमों से आई घटते हैं साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देन जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो कि ऑब्जर्वेशन टेबल द्वारा निकाला जाता है कैलकुलेट करके। अब ये कांस्टेंट क्यों आता है ये मैं आपको छोटे से एग्जांपल समझाता हूं कि मान लो आप दो फिजिकल क्वांटिटी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप जानते हैं y वेरी करती है x के अकॉर्डिंग। देखिए कैसे, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी y वेरी करती है x के अकॉर्डिंग। जब आपने x को 1 किया मान लो तो आपने y को मेजरमेंट किया, y 2 था। जब आपने इसको 2 किया तो ये 4 हो गया, जब आपने इसको 3 किया 6 हो गया, 4 किया 8 हो गया। यानी कि x के बनने पे y बन रही है, बट x इज नॉट इक्वल टू y, दोनों बराबर नहीं है, परंतु y डिपेंड करती है x पर। तो आप एक कांस्टेंट के मान लो और जो आपने ऑब्जर्वेशन किया वो वैल्यू रख के देखो, तो y कितना है बेटा 2 है और इसके कंपैरेटिवली x कितना है 1 है, 1 तो केवल जाती है k इक्वल टू 2। आप ऐसी दूसरी वैल्यू रखिए तो k का मान 2 आ जाएगा। तो यहां पर हम कांस्टेंट के रख देंगे बाद में, देन y इक्वल टू ट्वाइस x। तो ये छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम कैसे ऑब्जर्वेशन टेबल से एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं, उस ऑब्जर्वेशन टेबल से ही हम ये कांस्टेंट का मान निर्धारित करते हैं। मुझे लगता है बेटा आप लोगों को ये शायद क्लियर हो गया होगा। तो सर थैंक यू वेरी मच बेटा, आपने हमें देखा, थैंक यू।